मैं डॉक्टर रामचंद्र रामटेके यहाँ पे पशु पोषण विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मेरा पीएचडी जो है एनिमल न्यूट्रिशन में है और फार्म्स भी देखता हूँ यहाँ पे। अपन आते हैं कैसे एनएलएम में आवेदन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि ये इंग्लिश में रहता है तो एक बार ये हिंदी में हम लोग ने इसको कन्वर्ट किया हुआ है। तो जैसे अपन साइट पे जाते हैं, ये आप चाहे तो खोल भी सकते हैं अभी साथ ही साथ, यानी इसको देखते देखते आपके पास सबके पास मोबाइल रहता है ना, अगर लिंक अगर आ रहा होगा तो जैसे ही खोलते हैं तो ये साइट दिखता है, ठीक है। NLM उद्यमी मित्र .in में तो ये स्क्रीन आती है, ये इंग्लिश में रहता है बेसिकली। तो उसमें लिखा हुआ रहता है अप्लाई हियर, छोटा सा दिख रहा है अप्लाई हियर, जैसे अपन ने उसको लिखा हुआ आवेदन करें, यानी हिंदी में समझाना है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो जाता है। सेकंड स्टेप आता है ये एज ए उद्यमी के रूप में दो ऑप्शन आता है। एज ए यूनिवर्सिटी को भी इसमें फंडिंग आती है स्कीम्स में, रिसर्च प्रोजेक्ट में। तो आप लोग को रिसर्च प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है तो उद्यमी के रूप में लॉगिन करना है आप लोग को। ये वेलकम टू एनएलएम लिखा है, इसमें लॉगिन एज ए एंटरप्रेन्योर इंग्लिश में है, उसको हम लोग ने कन्वर्ट किया हुआ है उद्यमी के रूप में लॉगिन करें। इसमें और भी लिखा है लॉगिन एज ए गवर्नमेंट या अदर एजेंसी, लॉगिन एज ए रिसर्च एंड इनोवेशन। तो अपने को लॉगिन एज ए एंटरप्रेन्योर के रूप में लॉगिन करना है, ठीक है, क्योंकि आप इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में जा रहे हैं। तो लॉगिन एज ए एंटरप्रेन्योर के रूप में जाना है, ये सेकेंड स्टेप हो जाता है। थर्ड स्टेप में ये है आपका अपना मोबाइल नंबर डालें, ठीक है। मोबाइल नंबर है एप्लीकेंट का जो आपको हमेशा काम आएगा, इसी में OTP आएगा। दूसरा भी फॉर्म भरेगा तो वो OTP आप बताएंगे तभी वो आगे बढ़ेगा, जैसे होता है ना OTP बैंक में, उसी टाइप से। उसके बाद क्लिक करेंगे तो OTP आएगा आपके पास, जो मोबाइल नंबर डालेंगे उसमें OTP आ जाता है। ये थर्ड स्टेप हो गया इसका। उसके बाद ये है जो भी OTP है आपको डालना है, कुछ टाइम पीरियड रहता है, आप लोग को पता है 4 मिनट 5 मिनट 2 मिनट जो भी सेटिंग रहती है उसके हिसाब से OTP आप डालेंगे तो वो वेरीफाई करेगा वो, ठीक है। ये वेरीफाई OTP आ जाएगा और अगर टाइम क्रॉस हो गया तो रिसेंड OTP का ऑप्शन आता ही है, तो फिर से रिसेंड OTP में जा सकते हैं आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आवेदन के चरण। ये एक तरफ इंग्लिश है जो एक्चुअल में रहता है फॉर्म में, ऑनलाइन में हम लोग इसको क्या हिंदी में कन्वर्ट किए हैं। जैसे एप्लीकेंट डिटेल आएगा पहले, मतलब आवेदक का विवरण। उसके बाद प्रोजेक्ट डिटेल, प्रोजेक्ट का डिटेल डालना है। फिर बैंक अकाउंट डिटेल, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड, फिर एप्लीकेशन जमा करना या आवेदन जमा करना। तो ये स्टेप्स हैं इसके। अब आ जाते हैं पहला, सबसे पहले जो आप लोग को दिखाया था ना 3 पेज का डॉक्यूमेंट बनता है, इसमें आवेदक का विवरण रहता है। तो इसमें भी आपको ध्यान देना है। कई बार क्या करते हैं अपन ध्यान नहीं देते हैं, अपने को जाना है बकरी में लेकिन डाल देते हैं उसमें मुर्गी का, तो वहीं पे वो फॉर्म आपका गड़बड़ हो जाता है। तो ये ऑप्शंस आते हैं इसमें, सबमिशन ऑफ असिस्टेंस। तो इसमें आपको लिखना है ब्रीड डेवलपमेंट ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री। अलग अलग कंपोनेंट्स मैंने बताया था ना सुबह की क्लास में, तो उसमें कंपोनेंट्स अलग अलग हैं। तो हमको जो है नस्ल सुधार जो है बकरी मुर्गी में करना है। तो इसमें फिर ऑप्शंस आता है, राइट साइड जाएंगे तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर फॉर ब्रीड डेवलपमेंट इन स्मॉल रूमिनेंट सेक्टर। बकरी और भेड़ को स्मॉल रूमिनेंट बोला जाता है, छोटा जो रोमंती पशु होता है, जैसे गाय भैंस है, ये बड़े रूमिनेंट्स हैं। तो अपने को इसमें क्लिक करना है। इसमें और भी ऑप्शन आता है, पोल्ट्री का आएगा, हेचरी का आएगा, साइलेज मेकिंग का आएगा। तो अपने को जिस पे जाना है, जैसे बकरी में जाना है तो बकरी क्लिक करना पड़ेगा। सेकेंड आएगा एप्लीकेंट कैटेगरी। एप्लीकेंट कैटेगरी में आप जैसा भी डालेंगे, एज ए इंडिविजुअल आएगा आपका, इंडिविजुअल आप अप्लाई करेंगे तो। फिर एप्लीकेंट नेम आएगा। एप्लीकेंट डिटेल में सबसे पहला होगा एप्लीकेंट का नाम, मतलब जो आवेदक है उसका नाम। आवेदक का एड्रेस का डिटेल आएगा जिसमें पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस का 2 लाइन है जो भी आएगा, ठीक है। तो ये डिटेल आ जाएगा। ये SH फॉर्मेट रहता है, ये कोई चेंज नहीं है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट में आवेदक का डिटेल आ जाएगा। फिर ये आपको क्लिक करना है इसमें, जो आपको बताया था ना मैं, ब्रीड डेवलपमेंट ऑफ लाइव स्टॉक पोल्ट्री में 3 ऑप्शन आते हैं, वो हिंदी में लिखा हुआ है ना, बकरी भेड़ सुअर एवं पोल्ट्री फार्म के आवेदन हेतु ब्रीड डेवलपमेंट इन पोल्ट्री। सेकेंड है फीड एंड फॉडर कंपोनेंट, ये सेकेंड वाला जो है, ये दूसरा
तीसरा जो है वैज्ञानिक शोध के लिए। तो अपने को पहला वाला क्लिक करना है, बकरी भेड़ सूकर और मुर्गी फार्म के आवेदन हेतु। ठीक है। उसके बाद आवेदक का विवरण में ये डिटेल्स है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। तो इसमें जो भी आपको क्लिक करना है, जैसे ग्रामीण हैचरी में जाना है तो हैचरी वाला ब्रीड डेवलपमेंट इन रूरल पोल्ट्री क्लिक करना पड़ेगा। बकरी और भेड़ में जाना है तो सेकंड नंबर जो है ब्रीड डेवलपमेंट इन स्मॉल रूमिनेंट सेक्टर शीप एंड गोट को क्लिक करना पड़ेगा। और पिगरी में जाना है तो तीसरा नंबर पे आएगा सुकर पालन फार्म के आवेदन हेतु। तो ये जो आप जिसमें जाना चाहते हैं उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद एप्लीकेंट कैटेगरी में जो बताया था कौन कौन एलिजिबल हैं, तो जो भी हैं, जैसे सिंगल आदमी है तो व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, एसएचजी, एफपीओ, ये सारा ऑप्शन है। तो आप जिसमें जाना है उसमें आप जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आवेदक का विवरण आ जाएगा, जो बता रहा था, आवेदक का नाम, आवेदक का पता, पिन कोड, राज्य, जिला, शहर, सब कुछ है। उसके बाद उस आवेदक का पैन कार्ड नंबर, जो भी पैन नंबर होगा ये देना पड़ेगा, आधार कार्ड नंबर, इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर कोई कंपनी है तो CIN नंबर होता है, आप लोग को मालूम होगा, कोई कंपनी वंपनी चला रहे होंगे तो ये लगेगा। उसके बाद पूछेगा एग्जिस्टिंग क्रेडिट फैसिलिटी डिटेल्स, अगर आपने पहले से लोन वोन लेके रखा है तो उसका डिटेल आपको डालना पड़ेगा। ठीक है। ये जैसे की प्रमोटर का मैंने बता रहा था, अगर आवेदक स्वयं परियोजना में अगर प्रशिक्षित है या अनुभवी है तो सारा डिटेल में स्वयं की जानकारी भरी जाए, जो मैं बता रहा था सुबह, जो तीसरा कॉलम आता है। तो जो की प्रमोटर वाले ऑप्शन में जो इंडिविजुअल जो आदमी रहेगा जो पहले अपना भरा है उसी को ऐसा आपको नीचे भी भरना पड़ेगा। यदि आवेदक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो, अनुभव प्रमाण पत्र ना हो, तो आवेदक को प्रोजेक्ट परियोजना के संचालन के लिए किसी प्रोफेशनल, जो बता रहा था, कोई वेटनरी डॉक्टर है या एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, डिग्री या डिप्लोमा वाले को कंसल्टेंट नियुक्त करना पड़ेगा। टेक्निकल प्रोजेक्ट है तो जिसे की प्रमोटर कहा जाता है, इसका डिटेल आपको डालना पड़ेगा। ठीक है। या आपके घर में कोई पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, एग्रीकल्चर वाला है, तो उसका जानकारी आपको डालना पड़ेगा। तो ये की प्रमोटर की विवरण में सब आ जाता है। की प्रमोटर का नाम, कोई किसी को नहीं डालना है तो आपको सब कुछ अपना डालना पड़ेगा, सरनेम, पिता का नाम, माता का नाम, ईमेल आईडी, ये सारा चीज़ जैसे इंडिविजुअल का है वैसे ही ये की प्रमोटर का भी आपको डालना है। उसके बाद की प्रमोटर के विवरण के बाद डिटेल पूछा जाएगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो DPR बना के देते हैं। उसमें सबसे पहला एक्सपीरियंस इन लाइव स्टॉक फार्मिंग, आपको 100 वर्ड में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा अनुभव के बारे में, ट्रेनिंग लिया हूँ या एक्सपीरियंस है, ये सब आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। आवेदक की या प्रमोटर की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में जो भी योग्यता होगा, पोस्ट ग्रेजुएट, 10वीं पास, 12वीं पास, ये आपको डालना पड़ेगा। ऑप्शन आ जाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। आवेदक का प्रशिक्षण लिया है तो हाँ, नहीं लिया है तो ना, ये ऑप्शन आता है। प्रशिक्षण लोगे तो हाँ लिख सकते हो, नहीं किया हो तो नहीं लिखना है। ये इसमें फिर पूछा जाएगा नेम ऑफ कोर्स, जैसे अभी आप लोग करके जाओगे तो जो भी प्रशिक्षण लिया उसका डिटेल डाल देंगे। प्रशिक्षण संस्था का नाम आ जाएगा, जो ये डला हुआ है नाम, प्रशिक्षण का दिवस आ जाएगा, वर्ष कब की हो, ये सब आ जाएगा। ठीक है। इसीलिए आप लोग आए हैं यहाँ पे। और उसके बाद आ जाएगा आवेदक की वार्षिक आय, जो बता रहा था। वार्षिक आय में 3 ऑप्शंस आते हैं, एक आता है 0 to 2.5 लाख, फिर 2.5 से 5 लाख, फिर 5 लाख के ऊपर। तो जो भी है 5 लाख के ऊपर आओगे तो ऑटोमेटिकली आपको 3 साल का रिटर्न फाइल का उसमें डालना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आता है प्रोजेक्ट या परियोजना उद्यम का विवरण। प्रोजेक्ट का डिटेल आ जाएगा। इसमें आपको 200 शब्दों में, 200 वर्ड्स में जो आप प्रोजेक्ट जो सबमिट कर रहे हैं उसका डिटेल आपको लिखना है 200 वर्ड में, इंग्लिश में लिखना है। मतलब मोटा मोटा ये डालना रहता है कि मैं इतने इतने का, जैसे 100+5 का प्रोजेक्ट डाल रहा हूँ और उसमें इतना इतना कैपिटल कॉस्ट आ रहा है, उसमें मुझे इतना इतना फ़ायदा होगा, इतना ही डाल देना 3-4 लाइन में तो सफिशिएंट है। फ़ायदा दिखना चाहिए, मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे इतना फ़ायदा होगा, इतना प्रॉफिट होगा, ये सब डालना है। उसके बाद पूछा जाता है प्रपोज्ड जो प्रोजेक्ट है उसका जगह कौन सा होगा। ये यहाँ पे आपको जो ये आपका एड्रेस नहीं होगा, जिस जगह में आप फार्म डालेंगे उसका एड्रेस डालना है पूरा। इसलिए आपको नक्शा खसरा B1 और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड उससे मिलान होता है इसमें। पिन कोड, राज्य, जिला, एड्रेस लाइन, ये हो जाता है। फिर ये उसी में जो आपको बता रहा था GIS लोकेशन पूछेगा। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो फोटो खींचते हैं ना उसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ जाता है, उसका जो भी है 80 पॉइंट जो भी है और 21 पॉइंट जो आता है ना लॉन्गिट्यूड, वो आपको डाल देना है। ठीक है, गूगल लोकेशन से।
अगर आप वहीं पे बैठ के कर रहे हो तो डायरेक्ट भी आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। दो ऑप्शन रहता है ना, अपन ऑनलाइन करके वहीं फ़ोटो खींचे और डायरेक्ट डाल दिए, या फ़ोटो खींच के फ़ोटो को अपलोड करना है और डिटेल्स इसमें डाल देना है। ये लिखा है ना, यदि आवेदक परियोजना साइट में बैठकर फॉर्म भरा जा रहा है तो क्लिक करके आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, या मोबाइल से फ़ोटो लेके आपको फ़ोटो को डालना है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को लिखना है। उसके बाद ऑप्शन आता है स्टेटस ऑफ लैंड, भूमि के संबंध में जानकारी पूछी जाती है, खुद की ज़मीन है या किराए से ली गई है, ऑन्ड या लीज्ड। तो जो भी है आपको लिखना है इसमें। यदि भूमि स्वयं आवेदक के नाम पर नहीं हो तो भूमि को कम से कम 8 वर्ष के लिए लीज पे लेना होगा, 8 साल, ठीक है। तथा भूमि के दस्तावेज B1 नक्शा खसरा रजिस्टर्ड किराया अपलोड करना आवश्यक है, जो मैं बता रहा था आपका ज़मीन में भी लगेगा। उसके बाद आ जाता है कि आप जो प्रोजेक्ट बनाए हैं उसमें कितने एम्प्लॉय लोग रहेंगे। परियोजना संचालन हेतु प्रस्तावित कर्मचारियों की संख्या ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, 2 रखते हैं 3 रखते हैं। जनरली ये साइंटिफिक वे में माना जाता है कि 100 बकरियों के पीछे एक लेबर की ज़रूरत पड़ती है, तो एक लेबर डाल दीजिए। आप बड़ा काम कर रहे हैं, चूँकि इसमें लेबर लोग को भी रोज़गार मिलता है, तो आप जितना डालेंगे उतना आपका पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, क्योंकि इंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं तो लोगों को रोज़गार भी सृजित होता है। उसके अलावा इसमें आप जो प्रोजेक्ट डालें उसमें कुछ किसानों को भी फ़ायदा हो रहा है क्या, ये डाल सकते हैं। 5 किसान को फ़ायदा हो रहा है, 10 किसान को फ़ायदा हो रहा है, वो आपके ऊपर है। उसके बाद एक डिटेल में पूछा जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट का जो DPR बनाते हैं उससे एज सच मिलान होना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एक एक विवरण पूछता है, जैसे कॉस्ट ऑफ एनिमल पूछेगा, पशुधन या कुक्कुट क्रय हेतु अनुमानित लागत, तो ये ऑप्शन आता है। पशु का विवरण आ जाएगा, जैसे बकरी, सुअर, मुर्गी, भेड़, अन्य, तो जिसमें आपको जाना है उसको क्लिक करना पड़ेगा। फिर ये जैसे लिखा हुआ है गोट या बक, ठीक है, गोट मतलब फीमेल बकरी हो गया और बक मतलब मेल हो गया। आप नंबर डालेंगे 500 और जो भी रेट डालेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आ जाता है। जैसे इसमें 500 बकरी का है और 25 बकरे का है, हमने रेट डाला है 9,000 रुपये और बकरे का रेट डाला है 12,000 रुपये, तो ऑटोमेटिकली कॉस्टिंग कितनी आ जा रही है, 45 लाख की बकरी आ जा रही है और 2 लाख का बकरा हो रहा है, दिख रहा है ना, 2 लाख का बकरा हो रहा है। ये ऑटोमेटिक फीड हो जाता है ना कैलकुलेशन जो है। तो ये टोटल 48 लाख की आपकी बकरियां हो जा रही, बकरे और बकरी 500 में, मतलब ऑलमोस्ट 50% आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। उसके बाद इसी में पूछा जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड, ये उसी को पूछा जाएगा जो जो आप डालेंगे। यानी शेड कंस्ट्रक्शन में जो भी अमाउंट लगा है, जैसे इसमें 45 लाख डला है 500 बकरी का। प्लांट एंड मशीनरी का जो भी कॉस्टिंग आई है, जैसे 15 लाख डला है इसमें। इसके अलावा अन्य जो खर्चा लगा है, जैसे 10 लाख डला है, ठीक है, अन्य लागत है तो ये भी डाल सकते हैं प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो ये टोटल जो रिकरिंग आ जा रहा है आपका, रिकरिंग एक्सपेंडिचर मतलब जो रेगुलर खर्चा है, आपको टोटल प्रोजेक्ट कास्ट दिखाना है तो 25 लाख का रिकरिंग एक्सपेंडिचर इन्होंने शो किया हुआ है। तो टोटल आपका जो कॉस्ट आ रहा है, परियोजना का लागत आ रहा है 1,43 लाख या 143 लाख। इसमें जो है आपका लगभग 1 करोड़ से ऊपर का आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, 25 लाख के आसपास आपका रिकरिंग एक्सपेंडिचर है जिसका सब्सिडी नहीं मिलता है। तो ये मोटा मोटा आपका 1,43 लाख हो गया। उसके बाद पूछेगा परियोजना हेतु राशि की व्यवस्था के संबंध में जानकारी, जो आपने 1,43 लाख का जो प्रोजेक्ट बनाया है उसकी व्यवस्था आप कहाँ कहाँ से करेंगे। तो इसमें ऑप्शन आता है खुद का सोर्स होगा या बैंक से लोन लेंगे, तो जो भी है आप कर लेंगे। इसमें फिर 3 पोर्शन आता है, 3 शेयर्स रहते हैं। एक होता है एप्लीकेंट का शेयर, ये मिनिमम आपको 10% रखना है टोटल कास्ट का, क्योंकि इसमें गाइडलाइन में 10% मार्जिन मनी होना चाहिए। जैसे इन्होंने 17% के आसपास रखा है, 25 लाख रुपए, ठीक है। योजना अंतर्गत अनुदान के लिए प्रस्तावित राशि, ये फिक्स ऑटोमेटिक आ जाता है, जैसे 500 डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक 50 लाख रुपए सब्सिडी का अपने आप घुस जाएगा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बैंक से लोन हेतु प्रस्तावित राशि, तो इसमें जो मैंने जो ये प्रेजेंटेशन में 68 लाख रुपए बैंक से लोन का प्रस्ताव है, जो कि लगभग 48% के आसपास है टोटल प्रोजेक्ट कास्ट का। तो ये फिगर जो एग्जैक्टली जो है DPR जो बनाते हैं उसके फिगर से मैच होना चाहिए, ठीक है। तो ये टोटल आप देख रहे होंगे, ऊपर 1,43 लाख बना था, यहाँ पे जो टोटल जो कॉस्टिंग आ रही है 1,43 लाख आ रही है, ठीक है। अब पूछा जाएगा लागत या निवेश के संबंध में जानकारी।
इसमें पूछेगा, पहले सबसे पहले पूछता है 16 नंबर में, आवेदक द्वारा पहले भी परियोजना हेतु अनुदान प्राप्त किया गया है। इसमें ऑप्शन ये है कि आप दूसरे बार भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने 100 लिया है तो 100 के लिए और जा सकते हैं, 500 तक लिमिटेशन है। जैसे कई लोग को लगता है ना अपन छोटा से शुरू कर रहे हैं, तो 100 में गए हैं तो उसके बाद, लेकिन इसकी जानकारी यहाँ देनी पड़ेगी। तो वही पूछ रहा है, आवेदक द्वारा इस परियोजना में आपने कोई अनुदान लिया है? हाँ है तो हाँ है, ना है तो ना है। ठीक है। उसके बाद आवेदक द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी का साधन, कि किस टाइप से आप कहाँ से पैसा ला रहे हैं, या आप पर्सनल लोन लिए हैं, या कैपिटल आपके पास पड़ा हुआ है, या उधारी लिए हैं, जो भी है आपको डालना है। उसके बाद बैंक का डिटेल आता है, जिसमें मैंने बताया था ना कि बैंक को आपको पहले से बात करना है, जिस बैंक से ऋण लेना है उसका डिटेल यहाँ पे डालना है। जैसे बैंक का नाम आ जाता है, बैंक का IFSC कोड आ जाता है। बैंक का नाम डालोगे तो अपने आप IFSC कोड आ जाएगा। उसके बाद इसको सेव करके नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद आवेदक के बैंक अकाउंट का विवरण मांगा जाएगा, ये डिटेल है। जैसे आपका अकाउंट कहाँ कहाँ है, ये लिखा हुआ है ना, आवेदक के बैंक खाते का विवरण जिसमें अनुदान या सब्सिडी प्राप्त किया जाना है। तो ये आपको जो आपका जो सेविंग अकाउंट है, या जिस अकाउंट में आपको सब्सिडी आएगी, वो आपको पूरा डिटेल डालना है। बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम, बैंक का खाता क्रमांक, IFSC कोड जो है, ये आप सेव करके नेक्स्ट कर लेंगे। तो यहाँ तक आपका आवेदन कंप्लीट हो गया। ठीक है। कई लोग भरे भी हैं तो उनको आइडिया है। उसके बाद दस्तावेज अपलोड करना है। जो आपको जितने जो दस्तावेज बताया हूँ 3 क्राइटेरिया में, एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड, एक एप्लीकेंट से रिलेटेड, एक की प्रमोटर से रिलेटेड। तो जो भी दस्तावेज है उसको सेव करके आपको सॉफ्ट कॉपी तैयार करके रखना है। PDF फाइल हो सकती है, JPG फाइल हो सकती है। उसकी साइज़ भी मैंने बताया था, प्रोजेक्ट रिपोर्ट 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी 1 MB होना चाहिए। तो ये आपको एक एक करके आपको अपलोड करते जाना है। 5 MB से ज़्यादा होगा या 1 MB से ज़्यादा होगा उसके हिसाब से, तो वो अपने आप अपलोड नहीं होगा। अपलोड नहीं होगा तो आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहला जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही रहता है अपलोड करने के लिए। अपलोड करेंगे तो ग्रीन होते जाएगा, ये दिख रहा है ना ग्रीन, अपलोड हुआ तो ग्रीन हो गया। उसके बाद है भूमि के दस्तावेज, ये अपलोड होगा तो ये ग्रीन होता जाएगा। फिर GIS टैगिंग सहित प्रोजेक्ट साइट लोकेशन का फोटोग्राफ अपलोड हो गया। नेक्स्ट है आवेदक द्वारा निवेश की जाने वाली प्रमाण हेतु दस्तावेज। इसमें ये है कि जो सेल्फ फाइनेंस करेगा उसका दस्तावेज लगेगा, अगर बैंक से लोन लेता है तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद जो भी इन्वॉल्व हैं परियोजना में सम्मिलित किसानों की सूची, नाम, आधार नंबर, ये आपको डालना है। पैन कार्ड का आपको सॉफ्ट कॉपी डालना पड़ेगा, जो भी जानकारी है डालना पड़ेगा। पैन कार्ड का डालना पड़ेगा। कंपनी से रिलेटेड है तो आपको ये GST नंबर वाला जो ऑप्शन है ना, वो अपलोड करना पड़ेगा, GST रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद कंपनी की सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर कोई पहले से चला रहा है तो ये सब डालना पड़ेगा। ऑप्शंस आते जाते हैं। हाँ है तो हाँ, ना हाँ करिएगा, ना है तो ना करिएगा, सीधी सी बात है। जो डॉक्यूमेंट नहीं है, पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप का जो डॉक्यूमेंट आपको डालना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ में जो है ये डालना पड़ेगा। 3 वर्ष अगर आप पहले से काम कर रहे हैं तो 3 वर्ष का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपको डालना है, ये आप कर लेंगे। यदि आवेदक की वार्षिक आयकर सीमा से अधिक है, जो मैंने बताया था 5 लाख के ऊपर है, तो आपको 3 साल का ITR इसमें अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। 6 माह का बैंक स्टेटमेंट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके एक लगेगा आपको कैंसल चेक के साथ बैंक मैंडेट फॉर्म, ये भी आपको अपलोड करना है अलग से। उसके बाद की प्रमोटर का दस्तावेज, अगर आप अलग से की प्रमोटर रखेंगे तो उसके सारे डॉक्यूमेंट जो ऐसा जो आपके लगे हैं वैसे की प्रमोटर का भी लगेगा। अगर की प्रमोटर में आपने अपना डॉक्यूमेंट डाला है तो ये ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। सेम चीज़ है जो आवेदक है उसी टाइप से। इसके बाद आ जाता है, एक पूछा गया है आवेदक द्वारा परियोजना के संबंध में प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र, जो आप सर्टिफिकेट मिलेगा उसको स्कैन करके इसमें डालना है। ठीक है। या कोई अनुभव प्रमाण पत्र है प्रशिक्षण के जगह, तो ये भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये सब डल जाएगा तो नेक्स्ट कर लेंगे। उसके बाद की प्रमोटर के डॉक्यूमेंट्स जो हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, फोटोग्राफ, कास्ट सर्टिफिकेट, सेम चीज़ है, ये आपको डालना है। डालने के बाद सेव भी करते जाना है। अगर आपको लग रहा है कोई डॉक्यूमेंट कम है, सेव करके रखेंगे तो ये सेव रहेगा, तो अगले दिन भी खोलेंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट टाइप किया हुआ मिलेगा। अगर सेव करके नहीं रखेंगे तो फिर फर्स्ट इनिशियल से स्टार्ट करना पड़ जाएगा। तो ये ऑप्शंस आता है। तो ये प्रोसीजर है, ये आप लोग को बता ही दिया था कितना कितना MB का होना चाहिए फाइल, ये सब लिखा हुआ है इसमें, जो मैंने पहले भी बता दिया था डॉक्यूमेंट।
ये मिनिमम, ये मैं शेयर भी कर दूंगा आप लोग को, डाला भी था शायद मैं, ये मेरे पास रखा हुआ है क्या क्या लगेगा, ये सब सारी जानकारी लगती है। उसके बाद आप आवेदन जमा करना, ठीक है। उसके बाद जो भी ऑटोमेटिकली डेट आ जाएगा, एकदम एग्जैक्ट टाइम भी आ जाता है जिस टाइम में आप क्लिक करेंगे। प्लेस डाल दीजिएगा, जो भी जिस प्लेस से करेंगे, दुर्ग, रायपुर, जो भी है, अपने गांव का नाम भी डाल सकते हैं। फिर सबमिट कर देंगे, सबमिट का ऑप्शन आता है आवेदन जमा करने का, ये सबमिट हो जाता है। जैसे ही सबमिट होता है, आपको बताया था मैं, मोबाइल में आपके पास एक डिटेल आ जाएगा, कांग्रेचुलेशन योर NLM एप्लीकेशन इज़ एक्सेप्टेड। कोई क्वेरी होगा तो आप डायरेक्ट खोल के देख सकते हैं, जो मैंने उस समय दिखाया था, ठीक है। तो ये स्टेप्स हो गया। तो ये इस स्टेप में कार्य करता है। पहला स्टेप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन डालना, सेकंड है जो एप्लीकेशन है उसको SIA स्क्रूटनी करती है, तीसरा है लोन सेंक्शन करती है बैंक, थर्ड स्टेप में, चौथे में जो स्टेट की SLSC रहती है वो इसको रिकमेंडेशन करती है, पाँचवें में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बॉडी होती है इम्पोर्ट कमेटी, ये इसको अप्रूवल देती है। उसके बाद SIDBI के पास लोन डिस्पर्सल के लिए जाता है। तो ये 6 स्टेप्स में ये प्रक्रिया चलती है NLM की। जो बैंक का लोन अगर ऑनलाइन उसने नहीं डाला, बैंक मैनेजर ने ऑनलाइन डालेगा, उसको भी पासवर्ड जनरेट होता है। एक पूरा लैंडर का साइट है इसमें, तो जो भी मैनेजर रहता है उसको ऑटोमेटिकली, जैसे आपको पासवर्ड जनरेट होता है वैसे ही वो टच करेगा अपने साइट पे जाके, तो उसको भी पासवर्ड जनरेट होता है हमेशा, यानी तो दूसरा कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, और आप चाहोगे तो भी नहीं डाल सकते जब तक बैंक मैनेजर नहीं वो करेगा, तो ठीक है। तो ये 6 स्टेप्स होते हैं। तो आज यहीं पे हम लोग इसको ये क्लोज़ करते हैं।